एक सेमेस्टर और पार करके और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है हमारी। चौथा सेमेस्टर आ गया आपका, ग्रेजुएशन धीरे धीरे पूरा हो रहा है, 1 साल और रह गया इसके बाद। तो ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है, 1 साल और रह गया, तो चिंताएं तुम लोगों की बढ़नी चाहिए। चिंताएं इसलिए बढ़नी चाहिए कि हम ग्रेजुएट हो रहे हैं धीरे धीरे, और अब जो समय आएगा ना हमारा, वो थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एमए करेंगे या किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीजें उन पे फोकस करना है हम लोगों को। इसलिए पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाने की जरूरत है। पहले साल एडमिशन लेते हैं बीए में, इंटर पास करके आते हैं, तो कई बार हम लोग भटक जाते हैं कि एक नए जगह आ गए, नए वातावरण के संपर्क में आना, नए लोग दोस्त बनाना, है ना, शिक्षक नए, एक पूरा परिवार नया मिलता है। धीरे 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 हम उसमें ढल जाते हैं। लेकिन अब हम सब पुराने हो गए, परिवार हमारा धीरे 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 जो संबंध है और ज्यादा घनिष्ठ हो गए, तो उसी का फायदा उठाना है तुम सबको, और आगे अपने आप को बढ़ाना है। बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना है और बस चलते जाना है। अपने इस यात्रा की कड़ी में जब हम चौथे सेमेस्टर में पहुंचे, अब जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, यहाँ भी 2 पेपर हैं, बस थोड़ा मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट यहाँ अलग हो जाता है। जो बच्चे माइनर में हैं और उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास लिया है, उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। इस बार विश्वविद्यालय समय समय पर जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसकी गाइडलाइन के आधार पर चीजों को लाने का प्रयास कर रहा है। इस वजह से चीजें डिसबैलेंस हो जा रही हैं। कई बार ना हमने पढ़ा कुछ और पेपर में कुछ और आ गया, ऐसा होता है क्योंकि नया है। नई शिक्षा नीति जब लागू हुई उसके बाद जो है पैटर्न एकदम नया है, और उसमें धीरे 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 बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, और उसी बदलाव के चलते ना हमको कुछ चीजें एकदम नई देखने को मिल जाती हैं, जिससे लगता है आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन है नहीं ऐसा। गाइडलाइन जो यूजीसी की है और नई शिक्षा नीति है, उसके आधार पे ही ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। कुछ सिलेबस में बदलाव किया गया है, बाकी ठीक है। लेकिन चौथे सेमेस्टर के सिलेबस में कोई बदलाव है नहीं। जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके सिलेबस में बदलाव है, उनको मैं बता दूंगा। तुम्हारे 2 पेपर होने, और चूंकि तुम सब मेजर में हो, माइनर वाले बच्चों का सिर्फ एक ही पेपर होना है। और वो कौन सा होगा माइनर का पेपर, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये तो हो गया 6 सेमेस्टर का, ये रहा आपका 4th सेमेस्टर। जो फील्ड आर्कियोलॉजी का एक इसमें पेपर होगा आपका, ठीक है, वो होगा सबका एक समान, बाकी अलग अलग। पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। चौथे सेमेस्टर में जो 2 पेपर हैं हमारे, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे चलेंगे और उसी के अनुसार पढ़ाई करेंगे, है ना। माइनर वालों के लिए पेपर जो रखा गया वो एंसेंट इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्स्ट पेपर होगा आपका। इसमें विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें ये जो पेपर है, पेपर संख्या 7 है। मतलब वहां पे टोटल पेपर काउंट होते हैं 1 से लेकर के 6 और 8 सेमेस्टर तक के। तुम्हारे तो 6 ही सेमेस्टर होने, और चौथे सेमेस्टर में पेपर संख्या 7 और पेपर संख्या 8 जो विश्वविद्यालय का सिलेबस है उसके अनुसार। वैसे फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर हमारे। तो जो पहला पेपर होगा वो है एंसेंट इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये पेपर का नाम है। प्राचीन भारतीय आर्थिक संगठन, ठीक है। लिख लिया, लिख लो, लिखते चलो सारी चीजें, क्योंकि हम डिस्कस करते रहेंगे एक एक पेपर को। थोड़ा सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन भारतीय आर्थिक संगठन, प्राचीन भारतीय आर्थिक संगठन। अब देखो इसमें 4 यूनिट हैं। जैसे हर बार हम सिलेबस नोट डाउन करते हैं उसी के अनुसार 4 यूनिट इसमें भी हैं। तो पहली यूनिट हमें लिखनी है, पहली यूनिट
इकाई 1, ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो ज्यादातर हिंदी मीडियम के ही छात्र होते हैं। इकाई 1 में पहला चैप्टर है वो है कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है। लेकिन अब ये पहला कृषि हम पढ़ेंगे, कृषि किस किस काल में पढ़ेंगे ये उसमें ना सब पॉइंट उसका हो जाएगा। तो ए, बी और सी या आ, ब और सा करके हम इस तरीके से लिखेंगे उसको, ठीक है। तो पहला लिखेंगे आ या ए, उसमें लिखेंगे वैदिक युग, वैदिक युग। थोड़ा समझ लेते हैं। वैदिक युग में चूंकि हम कृषि पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर हमारा कृषि है, कृषि पढ़ेंगे, और कृषि में भी हम वैदिक युग में कृषि पढ़ेंगे। तो जब हम वैदिक युग में कृषि पढ़ेंगे तो वैदिक काल जो है वो दो भागों में है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो दोनों में पढ़ेंगे, दोनों में कृषि को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट रहा है वो हम वैदिक युग में पूरा, वैदिक, ऋग्वैदिक अर्थात और उत्तर वैदिक दोनों में पढ़ेंगे। तो अगला लिखेंगे वी या वा, मौर्य युग। देखो समझो, अब हम पूरा पूरा युग नहीं पढ़ेंगे। जैसे मौर्य युग की बात है तो मौर्य युग में केवल कृषि, ये ठीक है। तो मौर्य युग में हम कृषि पढ़ेंगे। इसके बाद सा है गुप्त युग, गुप्त युग, गुप्त काल, गुप्त काल भी कह सकते हैं। तो ये हम जो है कृषि जो है केवल अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सारा इतिहास पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा। परीक्षा तो मार्च में परीक्षा फॉर्म आ जाएगा, मार्च में परीक्षा फॉर्म आ जाएगा। हमने जो अध्ययन किया है पिछली मर्तबा के हिसाब से, जैसे पिछली बार हुआ था, तो अब इसमें मार्च में फॉर्म आ गए थे आपके, 8 मार्च के आसपास के करीब परीक्षा फॉर्म भरने लगे थे। 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को नहीं, 30 अप्रैल को शायद, या 30 मार्च को नहीं, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को आपका पहला पेपर था। अप्रैल को पहला पेपर, 30 अप्रैल को, तो समय कहाँ है? ढाई महीना का समय है। उसमें भी परीक्षा फॉर्म भरना, बहुत सारी छुट्टियां, होली मनाना है, कुछ छुट्टियां अपनी तरफ से, संडे निकाल दो, तो पढ़ाई का समय बहुत कम है। उसमें हम सिलेबस ही पढ़ेंगे। सिलेबस के बाहर चीजें पढ़ने के लिए हमारे पास जो छुट्टियों का समय होता है हम उसमें पढ़ लेंगे। तो क्या आपने लिखा कि गुप्त पीरियड में कृषि व्यवस्था क्या है ये पढ़ेंगे। अब नंबर 2 लिखिए, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में लिखेंगे उद्योग, उद्योग, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखो प्रारंभ से, प्रारंभ से गुप्त काल तक। देखो सिलेबस में प्रारंभ से गुप्त काल तक दिया है, लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। आसान बना दिया गया है इसको। इसमें भी हम युग के हिसाब से बांट लेते हैं और फिर उसी युग में पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आ लिखिए, आ वैदिक युग, वैदिक युग, वा लिखिए मौर्य युग, और सा गुप्त युग, गुप्त युग। तो वैसे ही जैसे हमने कृषि के बारे में पढ़ना है वैसे ही हमें ये उद्योगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से उद्योग धंधे स्थापित रहे। अब हम यूनिट सेकेंड पर जाते हैं, इकाई 2, ठीक है। यूनिट सेकेंड अर्थात इकाई 2, इसमें लिखिए सबसे पहला चैप्टर रहेगा इकाई 2 में व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। एक चीज समझो, पूरा पेपर जो ये है इकोनॉमिक कंडीशन पर आधारित है। अब इकोनॉमिक कंडीशन में कृषि भी आ जाती है,
उद्योग धंधे आ जाते हैं, जैसा कि पहली यूनिट में देखा। अभी हमने जो लिखा व्यापार और वाणिज्य, ये उसी का क्षेत्र है। तो हमें कृषि के अलावा बाहर का कुछ और नहीं पढ़ना है, हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना, हमें पॉलिटिकल कंडीशन नहीं पढ़ना है, हमें रिलीजियस कंडीशन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, ट्रेड एंड कॉमर्स अर्थात व्यापार और वाणिज्य। इसमें भी ए, बी और सी इस तरीके से पढ़ेंगे। ए लिखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बी लिखिए, शक, शक डैश लगाइए, फिर लिखिए सातवाहन, शक सातवाहन राजवंश, शक सातवाहन राजवंश। सी लिखिए, स गुप्त काल, गुप्त काल। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हमें अलग अलग पढ़ लेना है। अब इसमें ये तो नंबर 1 हो गया, पहला चैप्टर है, उसमें हमें युग के हिसाब से इस तरीके से डिवाइड कर लिया। दूसरा लिखिए, श्रेणी संगठन, श्रेणी संगठन। हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब हमने गुप्त युग पढ़ा था या कुषाण पढ़े थे, उधर का जो सारा जितने सारे युग पढ़े थे हमने, हर पीरियड को पढ़ा है, उसमें हमने श्रेणी संगठन के बारे में पढ़ा भी है। व्यापार के लिए अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग संगठन स्थापित है, तो उनको विस्तार से थोड़ा सा देख लेना है इसमें, ये है। तो अगला तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, तीसरे में लिखिए उपनिवेश। ये हो गई आपकी 2 यूनिट पूरी। यूनिट 3 इकाई 3, इकाई 3 पे जाते हैं। इकाई 3 पे जो पहला चैप्टर है वो है भूमि का स्वामित्व, भूमि का स्वामित्व सारी कंपटीशन में। तो जो तीसरी यूनिट है उसमें हमने क्या देखा कि भूमि का स्वामित्व, ये पहला चैप्टर है। इसमें यही हमको पढ़ना है कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल का इतिहास है, उसमें जो आर्थिक जो संगठन है, उसमें अगर बात करें तो भूमि का अधिकार किसके पास था। हाँ, एक तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमि कृषक के पास भी होती है, कृषक जो भूमि करता है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न बनता है कि भूमि का स्वामी कौन था, कृषक था या कोई मध्यम वर्ग का जमींदार, जागीरदार, किसके पास भूमि रहती थी, उसका मालिक कौन था, या राजा स्वयं। तो ये पढ़ना है हमको इसी चैप्टर में, भूमि का स्वामित्व तो किसके पास था। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। दूसरा है, दूसरा लिख लीजिए, राजस्व, राजस्व। राजस्व तात्पर्य यह कि जो कर व्यवस्था है उसका क्या कॉन्सेप्ट है प्राचीन इतिहास में। ठीक है, कर व्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या है और ये राजस्व का अधिकार किसके पास होता था। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अकेला राजा तो नहीं काम करता, जो डिवीजन इसके अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कर निर्धारण नीति जो थी वो भी आगे आगे अगला चैप्टर यही होने वाला है, लिख लीजिए, कर व्यवस्था। ठीक है, कर। अब इसमें हम क्या देखेंगे भाई कि करों का निर्धारण कैसे होता था, कौन कौन से कर लिए जाते थे जनता से और कितने प्रतिशत कर लिए जाते थे, ये सारी चीजें इसमें देख लेंगे। तो ये हमारी 3 यूनिट कंप्लीट होती है इस तरीके से। तीसरी यूनिट में हमें 3 ही चीजें पढ़नी है, भूमि का स्वामित्व तो किसके पास है, ठीक है,
हाँ, और उसके बाद राजस्व पढ़ेंगे, राजस्व व्यवस्था क्या कंडीशन, उसके बाद जो है कर व्यवस्था में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अगली यूनिट है, चौथी इकाई है। चौथी इकाई में हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है सामंती अर्थव्यवस्था। सामंती अर्थव्यवस्था। ब्रैकेट में लिख लो, टाइम पीरियड लिखो 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ओके, ये है क्या सामंती अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे कि एक सामंत वर्ग था, अस्तित्व में आया, और वो इसी टाइम पीरियड में अस्तित्व में आया। ठीक है, डीडी कोसाम्बी ने इसके बारे में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, पढ़ेंगे तो उसमें डीडी कोसाम्बी को हमने पढ़ा भी था। उन्होंने भी ऊपर से सामंत नीचे सामंत की अवधारणा जैसी एक बात कही थी, मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया भी था, हम उसको और विस्तार से पढ़ने वाले हैं इसमें। सामंतीय वर्ग, सामंत जो वर्ग था वो इकोनॉमी में उसका क्या रोल रहा है, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में या उसको उसके पतन में उसका क्या योगदान रहा है। ठीक है, दोनों कारणों से हम लोग देख लेंगे। तो जब ये सामंती अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे तो इसमें दो चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, ए बी करके लिख लीजिए इसमें। संकल्पना, ए में लिखिए संकल्पना, बी में लिखिए विकास। ठीक है, मतलब सामंती अर्थव्यवस्था की संकल्पना का उदय कैसे हुआ और इसका डेवलपमेंट, इसका विकास। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो है चौथी यूनिट में वो रहेगा दास प्रथा। एक युद्ध हुआ था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व में। उस पे स्ट्रोगो ने जो एक संधि फिर हो गई आपस में। ठीक, संधि के अंतर्गत क्या कहा गया कि संधि के अंतर्गत कहा गया कि भारतीय जो नरेश चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो 500 हाथी उपहार में किसको देंगे, सेल्यूकस को। सेल्यूकस ही था, ठीक है, सेल्यूकस के साथ हुआ था, ये तो बात क्लियर हो गई। फिर संधि में एक ये हुआ था कि जैसे आरकोसिया है, जेड्रोसिया है, अकरान है, एक और था हेरात, ये राज्य किसको सौंप दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए, है ना। और एक ये बात हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक कन्या का विवाह करेंगे, वो हेलेना। एक और शर्त थी कि वो अपना एक राजदूत भेजेंगे। वो राजदूत कौन था, जिसके विवरण इंडिका नामक पुस्तक में उसने इंडिका लिखी। तो वो इंडिका किसने लिखी, और उस इंडिका में उसने दो प्रकार के विवरण प्रस्तुत किए भारत के विषय में। कुछ विवरणों को भ्रामक कहा गया है, असत्य, और कुछ विवरण को सत्य माना गया है। और जो उसके जो विवरणों में जो जिसको सत्य माना गया है उसी में ये आता है कि उसको भारत में दास प्रथा जैसी कोई चीज ही नहीं दिखी नहीं उसको, तो इसीलिए उसने कहा भारत में दास है ही नहीं। तो वो कौन है जहन में नहीं आ रहा। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, और हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इसमें आपने क्या लिखा, दास प्रथा, इसमें ए और बी कर लेंगे। ठीक है, ए और बी, ए और बी, ए और बी। ए में लिखिए प्रारंभिक समय से मौर्य युग तक। बी लिखिए, बी उत्तर मौर्य युग। सी लिखिए, सी को ना लिखिए, ये ए और बी दो ही हम टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, जो दास प्रथा है। अब तीसरा चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर हैं चौथी इकाई में। तीसरा चैप्टर जो है वो है
विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम समझ रहे हो? विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम का तात्पर्य यह है कि जैसे वस्तु विनिमय हम लोग करते थे पहले प्राचीन काल में, एक वस्तु को लेने के लिए हमें दूसरी वस्तु देनी होती थी, एक्सचेंज। आजकल जाते हैं मार्केट में तो हम पैसा लेके जाते हैं, रुपया। तो ये जो एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम क्या है, क्या था उस समय प्राचीन काल में, क्या रहा है ना? प्रारंभ में वस्तु विनिमय रहा है, धीरे धीरे जब मुद्राएं आई अस्तित्व में, पंचमार्का और ये कौन कौन सी मुद्राएं थी, आहा सिक्के आए, फिर उसके बाद में अनेक सोने चांदी और तांबे के सिक्के अस्तित्व में आने लगे। वो मौर्य पीरियड हो चाहे वो गुप्ता पीरियड हो, सबसे ज्यादा गुप्ता पीरियड, और जो उसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद जो उत्तर गुप्त काल है या उत्तर मौर्य वंश है, उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। वहां पर मुद्राओं का अस्तित्व खूब देखने को मिलता है। लेकिन पूरे प्राचीन काल में जो विनिमय का माध्यम जो अलग अलग रहा है, उस पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा ना पेपर, 4 यूनिट हो गई आपकी, पूरा पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से हम लोग इसको कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे हम इसमें, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं और हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सेकेंड वाला जो चैप्टर है आपका, जो पेपर रहेगा